नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम एसिड और बेस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने एसिड क्या है, बेस क्या है, वो सारी चीज़ जान ली थी, कैसी होती है पीएच स्केल, वो सब चीज़ें। और आज हम जानेंगे क्या, इसके अन्य पहलुओं को देखेंगे, जैसे कि कुछ अम्ल हैं वो प्राकृतिक तौर पे कैसे-कैसे मिलते हैं, उनके क्या स्रोत हैं, और कुछ विशेष पदार्थ जिनका पीएच मान एग्ज़ाम में पूछते हैं, और इसके अतिरिक्त जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या, एसिड और बेस। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड एंड बेस, और ये हम पढ़ेंगे इसका क्या आज, सेकेंड पार्ट। ठीक है, अम्ल और क्षार। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, और बेस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्षार। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरा जान लेंगे। तो जैसे कि थोड़ा रिमाइंड करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था पीएच स्केल के बारे में। तो किसी भी पदार्थ की अम्लीता या क्षारीयता का जो मान है वो हम पीएच स्केल से निकाल लेते हैं। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये 0 से लेके 14 तक का एक नंबरिंग है, ग्रुप है, जिसमें होता क्या है कि जो 0 से लेके 6.9 यानी कि 7 तक हैं, मैंने 7 लिख दिया है, आपको पढ़ना समझना है 6.9। तो वो सब कैसे होते हैं, वो सब होते हैं एसिडिक, यानी कि एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं वो। ठीक है, उन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। जबकि जो 7 है ना, वो कैसा होता है, उदासीन। जैसे कि आपका पानी है, उसका पीएच मान कितना है, 7.0, तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। और जो 7.1 से, यानी कि 7 से कहाँ तक है, 14 तक है, वो कैसे होते हैं, क्षार, यानी कि वो सब होते हैं हमारे बेस। तो ये तो एक कॉमन सा जो मैंने थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड कराया आपको। कलर की अगर हम बात करें तो इनका जो रंग है वो कैसा आता है, रेड कलर का होता है, यानी कि लाल रंग देते हैं ये लोग। ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड में, और जो हमारे बेस हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इनका हो जाता है ब्लू। जबकि जो हमारे उदासीन है ना, इनका जो कलर है वो कैसा आता है, इनका रंग, इनका रंग आता है ग्रीन, यानी कि हाई रंग का। और फिर ये भी निर्भर करता है कि स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा वो बहुत ज़्यादा ब्लू होगा, और स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा रेड होगा। और जैसे जैसे इनकी अम्लता में या इनकी क्षारता में कमी आती है, वैसे वैसे रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल में जो हमें जानना है वो है प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। तो कौन कौन से अम्ल हैं जिनका प्राकृतिक स्रोत क्या है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बन जाता है। तो अम्ल व उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानेंगे। नेचुरल जिनका जो सोर्स है वो क्या है। तो जो हमारा पहला है, इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आता भी है, बहुत आया है एग्ज़ाम में, ये इदा कदा फार्मिक अम्ल के बारे में पूछते हैं वो लोग, कि जो फार्मिक अम्ल है यानी फार्मिक एसिड है वो कहाँ मिलता है। तो ये हमको मिलता है हमारी लाल चींटियों में, बिच्छू में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लाल चींटी है या आपका जो बिच्छू है उसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आपके सिट्रिक एसिड की, जिसे हम लोग साइट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड जो है हमारा, सिट्रिक अम्ल, वो मिलता है खट्टे फलों में, सॉर फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि आपका नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में देखने को मिलेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है हमारा बहुत बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारा घासों में। ठीक है, जो घास हैं, जो पत्ते हैं, इनमें देखने को मिलता है। और इसकी जो खासियत है वो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि भोजन को संरक्षित रखने में किया जाता है। तो मार्केट में जो भी प्रोसेस फूड आप देखते हैं ना, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, उन सभी को जो है बेंजोइक एसिड मिला करके संरक्षित किया जाता है। इसके साथ उसके बाद फिर हमारा इंपॉर्टेंट है एक मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक अम्ल जो है वो मिलता है सेब में। तो सेब में तो मिलता है सबसे अधिक, इसके साथ साथ यह केले में भी मिलता है। ठीक है, यह गाजर में भी मिलता है, और आलू में भी देखने को ये मिलता है। लेकिन सब सर्वाधिक जो मिलेगा ना, वो कौन सा है, सेब में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए आप, मैलिक एसिड के बाद है टार्ट्रिक एसिड हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड परीक्षा में आया हुआ है, तो ये देखने को हमारा मिलता है इमली में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि इमली में कौन सा एसिड होता है, तो आप क्या टिक करेंगे,
उसमें होता है टार्टरिक एसिड। उसके बाद लैक्टिक एसिड, तो देखो दुग्ध शर्करा आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौन सी होती है, लैक्टोज। तो ये कहाँ मिलेगा हमें, दूध में। तो यहाँ से आप तैयार रखें कि जो लैक्टिक एसिड है, इनकी लैक्टिक अम्ल है, वो मिल्क में देखने को मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, वो है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, और ये मिलता है मक्खन में। देखिए मक्खन जो है हमें दूध से ही प्राप्त होता है, लेकिन जब वो दूध मक्खन में बदल जाता है तो उसमें ब्यूटेरिक एसिड मिलता है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर मिल्क है तो उसमें कौन सा मिलेगा हमें, लैक्टिक एसिड। तो ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ इस तरीके से हम लोग कभी कभी गलती कर लेते हैं। ठीक, तो मक्खन में कौन सा है, ब्यूटेरिक एसिड, और दूध में कौन सा है, लैक्टिक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर आता है टैनिक अम्ल। टैनिक एसिड जो है वो मिलता है आपका चाय में। ठीक, चाय तो डेली आप पीते हैं, इसका मतलब क्या है, चाय की प्रकृति भी कैसी है, अम्लीय है। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ऑक्जेलिक एसिड भी आ जाता है, एक दो बार ऑक्जेलिक एसिड भी आया है, सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें तो पूछा गया है ऑक्जेलिक। तो ये सॉरेल के वृक्ष जो होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है, टमाटर में भी देखने को मिलता है। ठीक है आपका, तो सॉरेल में है, या ऑक्जेलिक टमाटर में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख ऐसे एसिड थे जो प्राकृतिक तौर पर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और याद करना, और यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, ये पक्का है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रमुख पदार्थ और उनके पीएच मान। जैसे कि पिछले वाले वीडियो को हमने पीएच तक ही लेके गए थे, तो अब यहाँ पर उन पदार्थ और उनके पीएच मान भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए पीएच मान के लिए हम क्या करेंगे, जो पीएच हमारी स्केल है तो उस पर पहले से ही निर्धारित कर लिए गए हैं, उन पदार्थों के पीएच मान निकाले गए हैं, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। और थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि ये चीज़ें थोड़ी लर्न करने के लिए हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, बिना याद किए हुए ऐसे हो नहीं पाएगा। तो चलिए पीएच वैल्यू जब स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि हमारी जो पीएच वैल्यू स्टार्ट होती है कितनी होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है हमारी 14 तक, और मिड में क्या है हमारा 7। तो ये होगा, ये कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा, ये मोर बेसिक होगा, यानी कि सबसे प्रबल जो अम्ल होगा वो यहाँ होगा, प्रबल क्षार यहाँ पर होगा, और ये कैसे हैं हमारे, उदासीन। ठीक है, तो इस स्केल को पहले ही देख लेते हैं कि हम जानेंगे कैसे। तो इसी स्केल के आधार पर जो हमारे जो अम्ल और जो क्षार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अम्ल भी दो प्रकार के होंगे और हमारे जो क्षार हैं वो भी दो प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे किसको, अम्ल को डिस्कस करेंगे, ताकि हमें दिक्कत ना पड़े। तो जब हम अम्ल के बारे में जानेंगे तो अम्ल की भी यहाँ पर दो भेद देखने को मिलेंगे। एक तो आपका कौन सा है, प्रबल अम्ल, यानी कि जिन्हें बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एक आपके होंगे कैसे, काफ़ी अप्रबल होंगे, यानी कमज़ोर होंगे, जिसके लिए इंग्लिश में टर्म होता है वीक एसिड। ठीक है, तो कुछ को इंग्लिश टर्म में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम जानेंगे कि प्रबल जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या जो वीक एसिड हैं वो किस तरीके से हमें पता चलवाएंगे। तो देखिए इसका ध्यान रखना कि ऐसे सभी एसिड जिनका पीएच वैल्यू 0 से लेके 3.5 तक आ रहा हो, वो सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और जो 3.6 से स्टार्ट होते हैं और 6.9 यानी कि 7 तक जाते हैं, वो सब कैसे होते हैं हमारे, वीक एसिड। यानी कि कोई भी अम्ल जितना इस एरिया में होगा, 0 के निकट होगा, वह अत्यंत उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर वो 0 से यहाँ 7 के करीब आ रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारा कैसा, वीक एसिड। अगर वो यहाँ पर है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं सबसे प्रबल अम्ल का जो एग्जाम में आएगा, तो वो है आपका कौन सा, HCl, वो भी कैसा, कॉन्सनट्रेटेड HCl है, जिसकी पीएच वैल्यू एक्चुअल में 0 है। इसके बाद देखो अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्षार। तो जो क्षार है हमारा, उसको भी इसी पीएच की बेस पर देखेंगे। तो वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा कैसा, वीक बेस यानी कि कमज़ोर क्षार। तो अगर स्ट्रॉन्ग हम बेस की बात करें
तो इसकी जो पीएच वैल्यू है एक्चुअल में, तो ये स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल में 10.5 से ये 14 तक चलता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो 10.5 से 14 तक चलेगा, किसी की किताब में ये 11 to 14 दिखाया गया है। और जो बीक होंगे वो हमारे वो 7.1 to 10.5 तक ही होते हैं, या 10.4 समझ लो। हमने कॉमन कॉमन ले लिया है ताकि इस रेंज में हमें प्रॉब्लम ना हो। या आप ऐसे कर सकते हो 10 से 14, यानी कि 10 से 14 तक के कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और 7 से लेकर के हमारे होते हैं 10 तक, तो वो कैसे होते हैं हमारे वीक बेस, ठीक है। तो अब इसको समझ लेंगे, जो बेस जिसका पीएच वैल्यू जितना अधिक 14 के निकट होगा वह उतना ही अधिक कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि प्रबल क्षार होगा। और जो 7 के निकट होगा वह कैसा होगा, अत्यंत ही वीक। तो देखो 7 के यहाँ पर देखो, तो ये एसिड कैसे थे हमारे वीक, और यहाँ के कैसे हो गए हैं, ये हो गए हमारे प्रबल क्षार, सॉरी वीक क्षार हो गए हैं, यानी कि जो हमारे, ठीक। और ये वाले देखो, तो ये हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए हैं, ये हमारे वीक बेस हो गए हैं, और ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो पीएच वैल्यू में इस स्कूल देखेंगे तो इसके 0 के निकट इस वाले कॉर्नर पर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और इस वाले कॉर्नर पर सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और 7 के लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमें वीक एसिड मिलेंगे, और राइट साइड में क्या मिलेंगे हमें, वीक बेस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, कुछ नहीं है, एक दो बार आप अपने हाथ से अगर 0 से 14 तक का स्केल बना के चेक करेंगे ना, तो भी आप पाएंगे कि हाँ आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख हमारे पदार्थ और उनका पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे इसको अपने पानी से, ठीक है। वाटर का पीएच वैल्यू हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो जो पानी है, कौन सा, शुद्ध जल की बात हो रही है, जिसे हम पेयजल भी बोलते हैं, इसका जो पीएच वैल्यू है वो होता है 7.0, यानी कि ये कैसा है, उदासीन है प्रकृति में। और यही वजह है कि हम इसे आसानी से पी लेते हैं। लेकिन मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुण लिए होता है। तो वो डिस्कस एक बार मैं फिर से यहाँ करूँगा कि क्यों होता है। एक्चुअल में वाटर को हम लिखते हैं क्या, H2O। अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करें तो ये हो जाएगा HOH। अब इसको आप तोड़ दें तो आपको H प्लस और OH माइनस दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो H प्लस से पता लगा है कि ये कैसा है हमारा एसिड, यानी कि अम्ल, और यहाँ से पता लगता है ये कैसा है हमारा बेस, यानी कि क्षार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाता है हमारा वाटर। तो यहाँ लिख देते हैं इसकी प्रॉपर्टी, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। एग्जाम में कुछ इंग्लिश टर्म भी इस्तेमाल करो और उनके देख करके सही से आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि गूगल ट्रांसलेट होता है तो उसमें सही से नहीं आ पाता है उसका मतलब। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पानी का कैसा पीएच कितना है, 7.0 हो गया, यानी कि पानी उदास हो गया। और अगर पानी की हम कलर की बात करें, अगर पीएच स्केल के बाद निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, हरा रंग से होता है, यानी कि उदासीन पदार्थों को इस पीएच स्केल पर क्या किया गया है, उन्होंने इसको हरे रंग से शो किया है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, लाल, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, बताइए, ब्लू, यानी कि नीला। वीडियो देखते रहिए और बताते चलिए, ठीक। अब हम इसके अलावा इसके आगे के और भी देखेंगे कुछ प्रमुख पदार्थों का पीएच वैल्यू। एग्जाम में यहाँ से आता है, एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हमारा जो दूसरा होगा वाटर के बाद पीएच, तो वो है हमारा नींबू का, यानी कि लेमन जूस, ठीक है। क्या होगा हमारा, लेमन जूस। तो लेमन जूस का जो है 2.5 होता है, कभी कभी एग्जाम में 2.2 से 2.4 तक पूछते हैं, लेकिन इसका जो एवरेज है वो कितना है हमारा, 2.5 है, ओके। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एसिटिक एसिड, इसका भी पूछा गया है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड लिख करके आएगा, या फिर लिख के आएगा सिरका। तो अब आप कहोगे सिरका क्या है, तो बता दूं मैं आपको कि वाटर में 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड का मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिरका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी पीएच वैल्यू 2.4 से एक्चुअल में 3.4 तक होती है, और कभी कभी यहाँ एग्जाम में डायरेक्टली जो है 3.4 दे देंगे या 3.5 दे देंगे, तो ये आपको रेंज तैयार रखनी है। फिर इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारे टमाटर का, क्योंकि भाई आजकल सब्जी में डेली इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता है इसमें क्या होता है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है, तो सॉरी इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो वो हो गया हमारा कितना, 4.2, ठीक। फिर आप यहाँ पे आके देखेंगे बियर में,
बियर का पीएच वैल्यू हम देखेंगे, बियर का और शराब का हम दोनों का देखेंगे, अलग अलग होगा। तो जो बियर है हमारी, वो उसका जो पीएच वैल्यू कितना है, वो है 4 से 5 के बीच में पड़ जाता है। ठीक, तो इसके शौकीन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जब आप ये पीते हैं तो कैसा हो जाता है, ये अम्लीय प्रकृति का है, और शराब इससे और भी ज़्यादा होती है अम्लीय। ठीक है, अगर हम शराब की बात करें तो ये और भी ज़्यादा होगी, ये होती है 2.8 से 3.8 के बीच में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो या तो कभी कभी ये रेंज प्राइस देंगे, या फिर वो केवल इतना हिस्सा ही देंगे, तो आपको इस पर ही टिक करना होगा। ठीक, अब आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक्चुअल बदल दिया है कलर, क्योंकि अब यहाँ से और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो जैसे मानव रक्त का आता है, ठीक है, मानव रक्त जो है इसका पीएच वैल्यू बहुत पूछा गया है। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय किस्म का होगा, पर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक, तो ये बहुत ही वीक होगा, क्योंकि यह 7 के ठीक पास में ही है। इसके बाद फिर पूछेंगे मानव लार के बारे में, यानी कि ह्यूमन सेलाइवा। ठीक है, लार क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग, सेलाइवा। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसको जब निकालेंगे तो मानव लार का जो पीएच वैल्यू है वो दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, दो तरीके से, और वास्तव में इसके दो ही होते हैं, क्योंकि यह एसिडिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय यानी कि बेसिक, दोनों ही मीडियम को शो करती है। तो मानव लार का जो सलाइवा का निकालेंगे हम, तो एक तो निकालेंगे हम बिफोर मील। बिफोर मील का मतलब होता है खाना खाने से ठीक पहले, और एक होता है आफ्टर मील। एक कैसा होता है हमारा, आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद। तो बिफोर मील और आफ्टर मील हमें निकालना होगा, क्योंकि अब होता क्या है कि खाना खाने के पहले इसकी वैल्यू कुछ और होती है, और खाना खाने के बाद इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो बिफोर मील्स होता है ये 7.4, ठीक है, और आफ्टर मील हो जाता है ये कितना, 5.8। यानी कि अगर थोड़ा ध्यान से इसको देखा जाए समझने के लिए, तो वो ये है कि मानव की जो लार है, हम लोगों के मुंह में जो लार बनती है, वो खाना खाने से पहले कैसी होती है, 7.4, यानी कि ये होती ही आपकी कैसी हो गई है, क्षारीय किस्म की हो जाती है। ठीक है, यानी कि बेसिक इन नेचर होगी। और खाना खाने के बाद आफ्टर मील ये अपने आप कैसी हो जाती है, हमारी अम्लीय प्रकृति में हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है एसिडिक इन नेचर। तो ये ध्यान रखना, तभी मैंने इसको जो है ज़्यादा इस पर थोड़ा गौर किया है। ठीक है, तो मानव लार को हम दो तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम देखो, चलो आइए देखते हैं अपना, तो वो है हमारा मानव मूत्र। तो मूत्र का पीएच हम बेसिकली यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मूत्र का जो पीएच है वो 5.5 से 7.5, यानी कि यह भी अम्लीय और क्षारीय दोनों किस्म का होता है, और ये निर्भर करता है आपके पानी पीने की व्यवस्था पर कि आप पानी कितना पीते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद देखते हैं एग का, क्योंकि आज सर्दी का ज़माना चल रहा है, मौसम है, सॉरी मौसम है, तो हम देखेंगे एग। तो 7.8 अचानक से मुझे याद आ गया। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये भी बेसिक होता है, हमारा बेसिक इन नेचर है। और उसके बाद अब पानी का और डिस्कस करेंगे, समुद्री पानी का, यानी कि ओशियन वाटर। जो समुद्री पानी है, ओशियन जो वाटर है ना, वो कैसा होता है। तो ओशियन वाटर का जो है 8.4 होता है। कितना होता है बच्चों, 8.4, यानी कि यह है बहुत करीब है। देखो 10.5 के पास आ रहा है, यानी कि ये कैसा होता है, बेसिक होगा और स्ट्रॉन्ग बेस के करीब होता है। तो ये ध्यान रखना, मानव रक्त हो गया, शुद्ध जल हो गया, टमाटर भी हो गया। ठीक है, ये खास खास हो गया। और अब बायोलॉजी के हिस्से को देखा जाए फिर से एक बार, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट फिर से आ रहा है, वो है आपका हमारा आंत्र रस। ठीक, इसकी क्या वैल्यू है, पीएच वैल्यू, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4, यानी कि ये भैया बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। वो होता ये क्यों है, HCl के स्राव की वजह से। ठीक है, तो HCl को हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, जिसका नाम है हमारा स्टमक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
इसको हम लोग स्टमक एसिड भी बोलते हैं, और ये हमारे पाचक रसों में शामिल होता है। और हमारे पेट में जो इसका पीएच वैल्यू है वो लगभग 1.5 के आसपास होता है, 1.5 से 2। और कभी कभी जब जिनको बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है पेट, इनको बोलते हैं एसिडिटी हो जाती है, तो उन लोगों में फिर ये 0 के करीब भी आने लगता है। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉमन पदार्थों के पीएच स्केलिंग देखी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो कुछ नहीं है, आपको केवल लर्न कर लेना है, थोड़ा सा हल्का सा आप कोशिश करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये ह्यूमन वाला, ठीक है, यूरिन का इंपॉर्टेंट है, और सलाइवा इंपॉर्टेंट है, और मानव रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेमन जूस पे पूछ सकते हैं, तो 2 पॉइंट हमारा 5 हो गया। ठीक, सिरका बनाते कैसे हैं, सिरका को बनाने के बता देता हूँ मैं। होता क्या है, 5 से 8% क्या होगा हमारा, एसिटिक एसिड, ठीक है, और हमारा रेस्ट क्या होगा, वाटर। यानी कि पानी में अगर 5 से 8% क्या मिला दें हम, एसिटिक एसिड मिला दें, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है वो सिरका। यानी ठीक है, मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड इसलिए शो कर रखा है सिरका में, क्योंकि यही इसका क्या है, मेन कंपोनेंट्स है। ठीक, चलिए अब इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्नों को भी हल करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन था आपका कि CO2 को अगर हम जल में घोलेंगे तो कैसा विलयन प्राप्त होगा हमें। CO2 को अगर हम जल में घोलेंगे तो कैसा हमें विलयन प्राप्त होगा। तो उसकी विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, अम्लीय होती है। ठीक है, क्यों होती है अब यहाँ बता देता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या है, CO2 खुद में अम्ल है, और वाटर यहाँ बेस के तौर पे काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये उदासीन भी है, तो ये हमें अम्लीय प्रकृति का मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आ चुका है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। तो भैया ये यहाँ नोट करते चलना आप लोग, ठीक है, सीसा संचायक बैटरी। तो सीसा संचायक बैटरी में वो होता है हमारा H2SO4 का यूज़। ठीक, H2SO4। फिर एक क्वेश्चन आया था कि लिटमस पेपर, तो हमें पता है कि अम्ल क्या करते हैं। चूंकि लिटमस पेपर के बारे में आया है तो मैं एक बार फिर से जो है इसको डिस्कस करूँगा लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर होते क्या हैं, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करते हैं किसमें, रेड में। और जो बेस होते हैं वो चेंज कर देते हैं इसको किसको, रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अब मैं एक्चुअल में जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम में आया है कि लिटमस पेपर बनता कैसे है, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो वो होते हैं रोसेला नामक लाइकेन से। किससे होते हैं वो होते हैं रोसेला नामक लाइकेन से। तो या तो केवल आएगा लाइकेन, ठीक है, लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है हमारी फंगस से या लाइकेन से या कागज़ से या कैसे, ये सभी तो आप लाइकेन टिक करेंगे। और अगर लाइकेन नहीं आया तो केवल होगा रोसेला, या फिर लिखा होगा रोसेला लाइकेन। तो आप ये पूरा याद रखिएगा कि रोसेला नाम का जो लाइकेन है उससे हम लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं, जो कि बड़ी आसानी से हमें किसी भी पदार्थ के एसिडिक या बेसिक नेचर को बता देता है। ठीक, तो ये बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि जब CO2 को हम मिलाते हैं जल में तो हमें क्या, कौन सा इफेक्ट मिलता है। तो मिलता है हमें क्या, H2CO3, और एक्चुअल में इसका जो नाम है H2CO3 का वो है कार्बोनिक अम्ल। क्या है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड है ये। तो इस कैसा हो गया, चूंकि एसिड है तभी हमने यहाँ पर बताया है इस वाले क्वेश्चन में कि ये कैसा होता है हमारा, अम्लीय होता है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। एक बार प्रश्न आया कि अगर किसी हम एसिड को यानी कि अम्ल को मिला देते हैं किसमें, क्षार में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या मिलेगा, लवण यानी कि नमक, सॉल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, और साथ साथ में वाटर भी हमें मिल जाएगा। तो वाटर यहाँ मेन नहीं है, मेन हमारा क्या है यहाँ पर लवण है यानी कि सॉल्ट। तो ये याद ध्यान रखना। फिर एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि आपका जो अम्ल वर्षा है वो कैसे होती है। तो होता क्या है, जब SO2 गैस होती है ना, SO2 गैस एनवायरनमेंट में होती है, सल्फर डाइऑक्साइड,
और वाटर वेपर, बादलों वाला पानी जब वापस मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, और जो बारिश के तौर पे नीचे आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अम्ल वर्षा का प्रधान कंपोनेंट है, मुख्य है। तो अम्ल वर्षा में ये होता है, ठीक है। और साथ साथ में वो NO2 के भी पार्टिकल्स होते हैं, NO2 भी होता है। तो उससे हमारा HO3 बन जाता है। तो अम्ल वर्षा में H2SO4 और साथ साथ में HNO3 दोनों हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है। तो ये चलो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कैसा अपचायक, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक अम्ल कौन सा है। तो वो है आपका प्रबल अपचायक अम्ल। तो शायद आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही कॉमन नाम है इसका। बताइए क्या है। तो अभी हाल मैंने ऊपर लिखा था HNO3, नाइट्रिक एसिड। अम्ल वर्षा से एकदम से मुझे ये दिमाग में क्लिक हुआ। तो ये क्या हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से बोल देंगे, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।